बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डेली कुकिंग विद शाहाना जी। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ट्रेडिशनल सी है जी। आज मैं बना रही हूँ सरसों का साग जी। सरसों का साग तो सभी बनाते हैं और तकरीबन सभी को बनाना आता है, तो लेकिन आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं इसे किस तरह से तैयार करती हूँ और मेरे बनाने का तरीका क्या है। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। सरसों का साग बनाने के लिए हमें सबसे पहले उसके साग की कटिंग करनी होती है। तो यहाँ पर मैंने तमाम साग तो काट लिया था, लेकिन थोड़ा सा मैंने आपको दिखाने के लिए बचा लिया जी। यहाँ पर सबसे पहले जो है वो साग का इंतखाब करना होता है, तो मैं इसलिए साग हमेशा छोटे साइज़ का यानी कि छोटी डंडियों वाला ही लेती हूँ, क्योंकि बड़ा बड़ा साग जो है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए मैं साग हमेशा वो पसंद करती हूँ जो साइज़ में थोड़ा छोटा होता है, क्योंकि उसकी जो डंडियाँ होती हैं वो बहुत ही सॉफ्ट होती हैं और गलने में भी बहुत टेस्टी और मज़ेदार होती हैं। तो इसलिए जब भी आप साग लें तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि साग आप हमेशा छोटे साइज़ का ही परचेज़ करें। अब यहाँ पर मैंने तमाम साग जो था वो हाथ में पकड़ लिया और उसको छुरी की मदद से मैंने बारीक बारीक सा काटना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे हाथ में पकड़ कर काटना बिल्कुल ही कन्वीनियंट लगता है। लेकिन अगर आप इसको कटिंग बोर्ड पर काटना चाहें या कोई और तरीका हो तो जैसे आपको कन्वीनियंट हो आप ऐसा ही करें। ये देखिए, यहाँ पर मैंने तमाम साग जो है वो कट कर लिया, जो आपको दिखाया वो भी, और इससे पहले जो मैंने कट किया हुआ था इन दोनों को मैंने मिला दिया और यहाँ पर ये हमारा साग बिल्कुल कट कर रेडी है। अब साग के अंदर क्योंकि मैं बाथू का इस्तेमाल करती हूँ और ये बाथू है, बाथू को भी हमें बनाना होता है, इसकी भी डंडियाँ होती हैं। तो ये भी मैं आपको दिखाती हूँ कि बाथू को हम किस तरीके से तैयार करते हैं। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, बाथू जो है वो इस शेप में और इस शक्ल में होता है। इसके छोटे छोटे से पत्ते और छोटी छोटी सी डंडियाँ होती हैं। तो यहाँ पर इसके पत्ते ही उतारे जाते हैं। ये देख सकते हैं आप, मैं इसके पत्तों को ही उतार रही हूँ और ये छोटी छोटी सी डंडियाँ हैं उनको मैं नहीं इसमें शामिल कर रही। और लास्ट में नीचे जब छोटी सी सॉफ्ट सी डंडी रह जाती है तो वो मैंने इसकी पूरी ही ले ली। अब यहाँ पर मैंने इसको भी हाथ में पकड़ लिया और छुरी की मदद से मैंने इसको बारीक बारीक काटना शुरू कर दिया। साग जितना बारीक कटेगा और बाथू जितना बारीक कटेगा तो वो बहुत ही अच्छा पकेगा और घोटने के टाइम पर भी बहुत अच्छे तरीके से वो घुट जाएगा। तो इसलिए मैं ये दोनों चीज़ें बहुत ही बारीक तरीके से ही काटती हूँ, क्योंकि मुझे इसको घोटना होता है। तो इसलिए अगर मोटा होगा तो वो अच्छे तरीके से घुटेगा नहीं। अब यहाँ पर दूसरा मरला जो आता है साग का मेन जो है वो है उसको वॉश करना, यानी कि धोना, क्योंकि साग के अंदर और बाथू के अंदर मिट्टी जो है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। तो इसलिए मैं साग को बहुत अच्छे तरीके से ही वॉश करती हूँ। मैंने सबसे पहले एक टब लिया, ये आप देख सकते हैं मैंने इसको वॉश किया तो कितनी ज़्यादा इसमें मिट्टी दिखाई दे रही है आपको। यहाँ पर मैंने एक टब लिया और उसके ऊपर मैंने एक छलनी रखी और छलनी के अंदर मैंने थोड़ा थोड़ा सा साग डालकर धोना शुरू किया। इस तरीके से ही मैं साग धोती हूँ, क्योंकि इससे एक तो साग वेस्ट नहीं होता और छलनी में बहुत अच्छे तरीके से ये धुल जाता है। और तकरीबन 3 से 4 पानी मैं ऐसे ही इसके निकालूंगी, जिसमें साग हमारा जो है वो बहुत अच्छे तरीके से वॉश हो जाएगा। और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि अभी भी इसके अंदर हमें मिट्टी दिखाई दे रही है। और अब मैं तीसरी दफ़ा इसको फिर पानी में अच्छे तरीके से वॉश करूँगी और तकरीबन 3 से 4 पानी आपने इसके निकालने ही हैं, क्योंकि साग को अगर आपने अच्छे तरीके से वॉश नहीं किया तो फिर तो आपकी सारी की सारी मेहनत ज़ाया हो गई। क्योंकि एक तो साग बनाना कोई आसान काम नहीं है, बल्कि ये बड़ा मुश्किल काम है। इसको काटना, इसको बनाना, और अगर इसमें ज़रा सी भी मट्टी कहीं से आ गई तो फिर तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो गई। तो इसलिए आप इस चीज़ का इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा कि आपने साग को जो है वो बहुत अच्छे तरीके से वॉश करना है। अब ये बाथू भी है, बाथू में मिट्टी जो है वो साग से भी ज़्यादा होती है, तो इसलिए इसको भी तकरीबन 3 से 4 पानी में निकालूंगी और इसको भी मैं अच्छे तरीके से इस पानी से धो लूँगी। और यहाँ पर नलका जो है वो मैंने पूरा फुल खोला हुआ है, क्योंकि खुले पानी में ही हम साग को धोएंगे। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसको भी तकरीबन 2 से 3 पानी अच्छी तरह से इसको वॉश किया। और ये आप देखिए अब पानी हमारा कितना अच्छा सा वॉश हुआ है और आपको दिखाई दे रहा है पानी भी हमारा साफ़ सुथरा हो गया है। और इस वक्त हमारा ये बाथू जो है वो बहुत अच्छे तरीके से वॉश हो गया है। अब यहाँ पर बाथू और साग दोनों बहुत अच्छे तरीके से मैंने धो लिए हैं और इनको मैंने अब रख दिया। अब यहाँ पर मैंने इसको क्योंकि बॉईल करना है तो मैं साग हमेशा मिट्टी की हांडी में ही पकाती हूँ। तो इसलिए अब मैंने एक मिट्टी की हांडी ली और उसके अंदर तकरीबन मैंने 1 लीटर के करीब पानी डाल दिया और उसको मैंने चूल्हे पर रख दिया। और यहाँ पर जब पानी के अंदर अच्छी तरह से थोड़ा सा बॉयल आ गया तो ये तमाम का तमाम साग मैं इस पानी में डाल दूँगी। और ये आप देख सकते हैं कि मैं इसमें साग डाल रही हूँ और फ्लेम यहाँ पर मैंने मीडियम ही रखा हुआ है। और इसके बाद मैंने ये बाथू भी इसके अंदर डाल दिया और ये दोनों चीज़ें इसमें मैं अच्छी तरह से
बॉईल कर लूँगी और इसको ऊपर मैं अब कवर कर दूँगी और इसको तकरीबन इतनी देर तक मैं इसको ढक कर रखूँगी जिसमें पानी में अच्छे से बॉईल आ जाए। और अब मैं ये आपको दिखाती हूँ कि पानी के अंदर बहुत अच्छी तरह से बॉईल आ रहा है, ये आप देख सकते हैं। और इस तरह करते हुए तकरीबन मुझे 15 से 20 मिनट लगे और 15 से 20 मिनट के अंदर ही इसमें बहुत अच्छी तरह से बॉईल आ गया। अब यहाँ पर भी तमाम का तमाम साग जो है वो मैं एक छलनी के अंदर निकाल लूँगी और ये तमाम पानी मैं इसका वेस्ट कर दूँगी, क्योंकि साग के अंदर एक थोड़ी सी हल्की सी कड़वाहट सी होती है। तो अगर हम उसका एक पानी निकाल देते हैं तो फिर उससे साग हमारा बहुत अच्छे तरीके से कुक होता है। तो मैं हमेशा जब भी साग बनाती हूँ तो मैं उसका एक पानी बॉईल करके फेंक देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने हांडी के अंदर, मट्टी की हांडी के अंदर सारा साग डाल दिया और तकरीबन 1 लीटर के करीब पानी डाला और मैंने इसके अंदर आधा प्याज डाल दिया काट कर, दरमियाने साइज़ का एक प्याज डाला और उसके बाद मैंने एक बड़ा लहसुन था वो भी डाल दिया। अब यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून ये कच्चे चावल हैं जिनको मैंने सिर्फ वॉश किया और वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिए। और ये आप देख कर आप सोच रहे होंगे कि इसमें चावल, तो यकीन जानिए कि ये भी एक बहुत ही ज़बरदस्त एक टिप है कि आप इसमें थोड़े से राइस का इस्तेमाल करें और फिर आप देखें कि इसके अंदर कितनी ज़बरदस्त सी एक ग्लेज़ से एक शाइन सी आ जाएगी। इससे इसके टेस्ट का तो कोई ताल्लुक़ नहीं होगा, लेकिन यह है कि इससे इसकी लुक बहुत अच्छी आ जाएगी। तो इसलिए आपने ये ज़रूर ऐड करने हैं इसके अंदर। और आप ऐसे देखिएगा कि इसे डालकर आपको कितना एक इसका टेक्सचर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और इसको तकरीबन मैंने 2 घंटे के लिए कवर करके रख दिया और 2 घंटे के बाद जब मैंने ढक्कन हटाया तो ये आप देख सकते हैं कि हमारा साग जो था वो काफ़ी हद तक कुक हो चुका था। और अब मैं आपको इसको चेक भी करवाती हूँ कि आप देख सकते हैं कि इसकी जो साग है इसकी डंडियाँ बहुत ही अच्छे से गल गई हैं। और ये मैं आपको दिखाती हूँ कि बिल्कुल ही ये चेक करें आप, बिल्कुल हलवा सी हो गई हैं। और बस हमें ऐसे ही साग चाहिए जो बहुत ही इसमें अच्छे तरीके से गल गया हो। अब यहाँ पर जो है मैं तकरीबन ये 15 सब्ज़ मिर्चें हैं जिनको मैंने ग्राइंड कर लिया था, तो वो भी मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। मिर्चें आपने इसी स्टेज पर ही इसके अंदर शामिल करनी है, क्योंकि अगर आप ये चाहते हैं कि आपका साग बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन कलर का हो, तो मिर्चें आप हमेशा लास्ट में ही ऐड कीजिएगा। तो इससे यह है कि साग का कलर बहुत बेहतरीन होता है। और अगर आपने शुरू में मिर्चें डाल दी तो फिर साग का कलर जो है वो, क्योंकि मिर्चें इतनी ओवर कुक हो जाती हैं कि जिससे साग का कलर जो है वो चेंज हो जाता है। तो इसलिए अगर आप साग का कलर बेहतरीन सा चाहते हैं तो आपने फिर मिर्चें बिल्कुल लास्ट में ही इसके अंदर ऐड करनी है। तो मिर्चें डालकर तकरीबन मैंने 15 से 20 मिनट इसको पकने के लिए छोड़ दिया ताकि हमारी मिर्चें भी अच्छे से इसमें कुक हो जाएं। अब यहाँ पर मैं ये आपको दिखा दूँ कि ये मैंने इस तरह की मिर्चें इसके अंदर शामिल की हैं। ये थोड़ी सी तेज़ वाली मिर्चें हैं, तो तकरीबन 15 मिर्चें मैंने इसके अंदर शामिल की थी। अब यहाँ पर साग हमारा कुक हो गया था और मिर्चें भी अच्छी सी इसमें गल गई थी। तो अब यहाँ पर इसके घोटने का मरहला शुरू होता है। तो मैंने साग हमेशा घोटने की मदद से ही मैं इसको घोटती हूँ और मैं ग्राइंड बिल्कुल नहीं करती, क्योंकि अगर आपने वाकई एक नेचुरल लुक लेनी है, ट्रेडिशनल लेनी है, तो फिर साग को घोट कर ही साग का असल मज़ा लिया जाता है। अब साग को घोटते हुए मैंने इसके अंदर तकरीबन 4 टेबलस्पून के करीब जो है वो मकई का आटा डालना है। और ये मैं एक एक टेबलस्पून करके मैं इसके अंदर शामिल करूँगी, क्योंकि अगर हम एकदम से सारा डाल देंगे तो फिर हो सकता है कि इसके अंदर लम्स बन जाए। तो इसलिए जब भी इसमें मकई का आटा आपने ऐड करना है तो थोड़ा थोड़ा करके ही आपने इसमें ऐड करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं साथ साथ घोटती जा रही हूँ और थोड़ा थोड़ा सा आटा इसमें डालती जा रही हूँ। ये भी साग को एक तो थोड़ा सा गाढ़ापन इसमें आता है, क्योंकि अगर कहीं साग में थोड़ा सा पानी हो या कुछ हो तो ये अपने अंदर सोख कर लेता है। तो इसलिए मकई का आटा इसलिए डाला जाता है कि साग में थोड़ी सी थिकनेस आ जाए और इसमें थोड़ी सी एक ग्लेज सी आ जाए। तो इसलिए आपने इसमें ये इतना ही ऐड करना है। अब ये देख सकते हैं आप कि मैं साग को घोट रही हूँ, और क्योंकि साग अगर घोटने से अच्छा सा घुटा होगा तो असल तो फिर उसकी लुक तभी आएगी। तो ये तब होता है कि अगर आप साग को बहुत बारीक बारीक काटेंगे तो घोटने में बहुत ही आसानी होगी, और दूसरा आपने साग को बहुत अच्छा सा गलाया हो तो फिर भी ये बहुत अच्छे तरीके से घुट जाता है। अब यहाँ पर मैंने एक अलग मट्टी की हांडी ली और उसके अंदर मैंने तकरीबन 1 कप ऑयल का शामिल किया और उसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून ये जो बारीक कटा हुआ लहसुन था वो मैंने इसमें डाल दिया, और एक आधा प्याज था जिसको मैंने स्लाइस में कट किया हुआ था वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया।
क्योंकि तड़के के अंदर मैं जो साग के लिए तड़का रेडी करती हूँ उसमें मैं लहसुन और प्याज दोनों का इस्तेमाल करती हूँ। मुझे ये दोनों ही बहुत इसमें अच्छे लगते हैं। और यहाँ पर जब तड़का हमारा ब्राउन हो गया तो मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून जूलियन कट में अदरक था वो भी मैंने इसके अंदर थोड़ा सा हल्का सा फ्राई करने के लिए डाल दिया ताकि ये भी अच्छे से इसमें फ्राई हो जाए। अब यहाँ पर जो हमने साग को घोट के रखा हुआ था वो भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। साग जो है वो मैं इतना ही इसमें ऐड करूँगी जितना मुझे ज़रूरत है, क्योंकि मैं तमाम के तमाम साग को कभी भी तड़का नहीं लगाती क्योंकि उससे उसकी फ्रेशनेस में कमी आ जाती है। इसलिए जब भी मुझे साग खाना होता है तो मैं जितनी ज़रूरत होती है उतने ही साग को मैं तड़का लगाती हूँ। तो इससे जो हमारा साग है वो बहुत ही बेहतरीन सा रेडी होता है। तो ये आप मेरे साग की लुक देख सकते हैं, ये इस वक्त बिल्कुल तैयार है, खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। और अब मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखा रही हूँ। मेरे पास एक मिट्टी की छोटी सी हांडी थी जिसको मैंने सर्विंग के लिए इस्तेमाल किया, तो ये मैं आपको डिश आउट करके दिखा रही हूँ। एक ट्रेडिशनल लुक के लिए मैंने इसके अंदर इसको शामिल किया, ऐड किया, और इसके साथ ही मैंने इसके अंदर थोड़ा सा मक्खन भी, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, वो भी मैंने इसके ऊपर रख दिया क्योंकि साग और मक्खन तो लाज़िम व मलज़ूम है। तो इसलिए ये आप देख सकते हैं मेरी डिश की फ़ाइनल लुक। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये तरीका, मेरे साग बनाने का ये तरीका बेहद पसंद आएगा। अगर आपको मेरा ये तरीका पसंद आएगा तो फिर आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक भी मुझे ज़रूर दीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताइएगा कि ये मैंने कैसा तैयार किया। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।